हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनडब्ल्यूडी। आज हम 27 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन, जिसको हम शॉर्ट में साकू भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक यूनियन है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज का, जो कि कस्टम से रिलेटेड बनाया गया है। कस्टम मतलब जब हम ट्रेड करते हैं ना एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच, जो जो टैक्स लगता है उसी को हम कस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये ओल्डेस्ट कस्टम है, 1910 में बनाया गया था। और अगर इसके यूनियन की कंट्रीज की बात की जाए कि कौन कौन सी कंट्रीज है जो इस यूनियन में है, तो नंबर 1 पे आएगा साउथ अफ्रीका, दूसरा है बोत्सवाना, तीसरा नामीबिया, लेसोथो एंड देन स्वाजीलैंड। मतलब टोटल 5 कंट्रीज का ये यूनियन है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नामीबिया विंडोए, एंड इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है वो करता है साउथ अफ्रीका। कस्टम यूनियन किसको बोलते हैं हम इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कस्टम यूनियन उसको बोलते हैं कि वो यूनियन, मतलब वो कंट्रीज का यूनियन जिसके जो मेंबर स्टेट हैं, अगर वो आपस में ट्रेड करते हैं, एक दूसरे को सामान बेचते हैं या बेचते हैं, ठीक है, तो उनके आपस में कोई कस्टम ड्यूटीज नहीं लगेगी। ठीक है, मतलब नामीबिया अगर बोत्सवाना को, बोत्सवाना स्वाजीलैंड को, स्वाजीलैंड साउथ अफ्रीका को, एंड साउथ अफ्रीका नामीबिया को, तो आपस में नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा ट्रेड में। लेकिन अगर ये जो यूनियन है उसकी अगर कंट्री और इसमें प्रोड्यूस हुआ कोई सामान, नामीबिया यूएसए को बेच रहा है या साउथ अफ्रीका अपने प्रोडक्शन के सामान को इंडिया को बेच रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये लोग अलग अलग टैक्स लगाएंगे। मतलब सिंगल टैरिफ सिस्टम होता है, एक ही टैक्स इनको लगाना है सामान बेचने में भी दूसरी कंट्रीज को, सिंगल टैरिफ। ठीक है, जब दूसरी कंट्री को सामान बेचते हैं तो उसके टैक्स को टैरिफ बोलते हैं, और जब आपस में करते हैं तो उसको हम कस्टम बोलते हैं। ठीक है, अभी इसमें हम समझते हैं कि इंडिया के लोकेशन को देखते हुए साकू की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस चीज को समझें तो मैप से ये हमें समझ में आता है कि ये जो हमारा बिल्कुल साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये है हमारा इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, ये हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है। और अभी आप सब जानते हैं कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इस पे हर कंट्री अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहा है। स्पेशली चाइना तो चाहता ही कि हम यहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस हो, इसको देखते हुए यूएसए भी चाहता है, और इंडिया का तो हिस्टोरिकली यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ये एरिया उसके लिए। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका का ये जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये भी इंडो पैसिफिक से कनेक्टेड है। तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन से देखा जाए तो इंडो पैसिफिक इन्फ्लुएंस की वजह से ये साकू इम्पोर्टेंट है। और चाइनीज इन्फ्लुएंस को अगर काउंटर करना है तो भी साकू इम्पोर्टेंट है। मोर ओवर इंडिया के बारे में हम भी जानते हैं कि वो कोशिश कर रहा है एक अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टैब्लिश करने का यूएसए के साथ या फिर यूरोप के साथ, बट वो हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए अगर ये ऐसा कुछ एग्रीमेंट हम साकू के साथ करते हैं तो ग्लोबल ट्रेड में ये बहुत हेल्प होगा हमारे लिए। मोर ओवर हमारे सप्लाई चेन्स को भी प्रमोट करेगा ये चीज। ठीक है, अच्छा, मैंने कल की क्लास में बताया था आपको कि ये जो एरिया है अफ्रीका, ये बहुत ही रिच एरिया है रिसोर्सेज के मामले में। इवन चाइना ने तो यहाँ की बहुत सारी गोल्ड माइंस, क्रिटिकल मिनरल माइंस जो है वो एक्वायर कर रखा है। ठीक है, प्रोडक्शन पर्पज से। तो इंडिया भी अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस साकू को देखता है तो ये बहुत ही अच्छा एरिया हो जाएगा। ठीक है, न्यूज में क्यों रहा? तो न्यूज में रहने का रीजन ये था कि चूंकि इंडिया जो है उसका जो एक्सपोर्ट है, मतलब वो जो सामान बेच रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है वेस्ट के साथ। तो अब जो इंडिया है वो अपना फोकस शिफ्ट कर रहा है ट्रेड डील में साकू के साथ, ताकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट हो सके वापस से। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्किन बैंक। स्किन बैंक क्या होता है समझते हैं। तो स्किन बैंक क्या है, वो एक तरीके का प्लेस है। ठीक है, प्लेस है जहाँ पे जो कैडावेरिक स्किन होता है, कैडावेरिक मतलब होता है जो भी डेड बॉडी हो गई है, ठीक है, जो डेड बॉडी है उसकी जो स्किन है उसको हम क्या करते हैं, पहले तो प्रोसेस करते हैं, फिर उसको प्रिजर्व करते हैं अंडर ऑप्टिमल कंडीशन। इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि क्या हो सके, अगर हम इसको समझे तो जो ऐसे विक्टिम्स हैं जो कि बर्न विक्टिम्स हैं, उनके ऊपर एसिड डाल दिया गया या फिर वो जल गए तो उनको बेनिफिट हो सके, तो उस हिसाब से ये जो है स्किन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब आप अपना स्किन डोनेट कर सकते हैं? तो डेथ के 6 आवर्स के अंदर आपको
डोनेट करना होता है, और आप इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स एंड ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 ईयर्स होती है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। इवन एक 100-ईयर-ओल्ड पर्सन भी अपना स्किन डोनेट कर सकता है। बट इफ आप एड्स से सफर कर रहे हैं, आपको हेपेटाइटिस बी एंड सी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई डिजीज है, या स्किन कैंसर या स्किन रिलेटेड कोई भी डिजीजेस है, तो आपको अनफिट माना जाता है डोनेशन के लिए। ठीक है। अच्छा, कितने सारे, अगर हम देखें कि इंडिया में अगर बात की जाए कि कितने सारे स्किन बैंक हैं ऐसे, बिकॉज बर्निंग केस या आप जानते हैं एसिड रिलेटेड केस होते रहता है, तो ऐसा 16 स्किन बैंक है इंडिया में। ठीक है। जिसमें कि अगर आप बात करें तो 7 जो है वो तो महाराष्ट्र में है, 4 चेन्नई में, 3 कर्नाटका में, 1 मध्य प्रदेश, 1 उड़ीसा में। सो मैक्सिमम आप देखें तो साउथ में ही हमारे स्किन बैंक हैं। ये न्यूज में क्यों रहा स्किन बैंक? न्यूज में इसलिए रहा स्किन बैंक क्योंकि नॉर्थ इंडिया का जो पहला स्किन बैंक है वो इनॉग्रेट कर दिया गया है दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। ठीक है। प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है, ये मैंने कवर कर रखा है आपके सबमरीन जब मैं पढ़ा रही थी, तो मैंने इसको कवर किया है, बट मैं इसको फिर से थोड़ा बता देती हूँ। इंजन को ही हम प्रोपल्शन बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि हम एक ऐसा इंजन बनाएंगे जो कि एयर इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कि आपको पता है कंबशन टेक्स प्लेस करने के लिए फ्यूल में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तभी इंजन वर्क करेगा। तो अब ये ऐसा इंजन बनाने जा रहे हैं जो कि एयर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है। क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि एलएनटी और डीआरडीओ ये दोनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, जिनमें ये 2 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन इंजन सिस्टम बनाएंगे कलवरी क्लास सबमरीन के लिए, इंडियन नेवी के लिए। ठीक, समझते हैं सबमरीन्स को इंजन के बेसिस पे। तो अगर आप सबमरीन को कैटेगराइज करेंगे इंजन के बेसिस पे तो 2 होता है, एक तो होता है डीजल पावर्ड और दूसरा होता है न्यूक्लियर पावर्ड। डीजल पावर्ड क्या होता है? मतलब जो डीजल से चलेगा लेकिन इसको एयर चाहिए, मतलब इसको बार बार सरफेस पे आना पड़ेगा तभी तो डीजल में कंबशन हो सकेगा एंड ये चल सकेगा। दूसरा होता है न्यूक्लियर पावर्ड, ये पानी के अंदर रह सकता है बहुत टाइम के लिए, इसमें यूरेनियम जैसा कुछ सोर्स होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते रहता है। ठीक है। इसका लोकेशन देखें इंजन का, कि अगर सबमरीन की बॉडी में आप चेक करना चाहें कि क्या लोकेशन है इंजन का, तो ये देखिए ये प्रोपल्शन चैम्बर है। ये पीछे वाला पार्ट जो है, आगे वाला पार्ट तो वेपन्स के लिए होता है, पीछे वाला जो होता है वो प्रोपल्शन चैम्बर होता है। तो अभी क्या बात हो रही है, जो डीआरडीओ है एंड एलएनटी ये दोनों मिलके क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम जो अब इंजन बनाएंगे वो हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन बनाएंगे, इंजन बनाएंगे डीजल के लिए। ठीक है। मतलब वो कुछ ऐसा H2O और इस पानी में ही क्योंकि वो रह रहा है वहां से ऑक्सीजन यूटिलाइज करके कुछ ऐसा बनाएंगे ताकि वो एटलीस्ट 50 डेज तक जो सबमरीन है वो पानी के अंदर छुप के रह सके। ठीक है। क्योंकि जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो नो डाउट पानी के अंदर बहुत दिन तक रह सकती है, बट एक तो ये बहुत कॉस्टली होती है इसको बनाना, और दूसरा क्या है ये थोड़ा सा डेंजरस भी होता है। ठीक है। तो इसलिए ये बात हो रहा है एलएनटी एंड डीआरडीओ के बीच में, इससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। थोड़ा सा हम कलवरी क्लास ऑफ सबमरीन को भी समझेंगे कि ये क्या है और इसको क्यों बोला जा रहा है। तो आपको पता है कि किसी भी तरीके के वॉर के लिए अगर आप कहीं पर भी वॉर की बात करते हैं तो सबमरीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। सबमरीन में आगे में तो मिसाइल्स लगे ही हुए होते हैं, ऊपर से भी आप इसमें मिसाइल प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए 1999 में एक कैबिनेट कमेटी इंडिया में बनाई गई, जिसने एक 30 ईयर प्लान दिया, जिसने कहा कि हम इंडिजीनियसली 24 सबमरीन 2030 तक बना देंगे। इसी लाइन में 2 प्रोडक्शन यूनिट बैठाए गए, एक प्रोजेक्ट 75 के अंदर, एक प्रोजेक्ट 75I के अंदर, जिसमें बोला गया कि 6 सबमरीन दोनों मिलकर बनाएंगे। ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट 75 था उसका जो पहला सबमरीन बन के तैयार हुआ था वो था INS कलवारी। ठीक है। ये क्या है, ये एक डीजल बेस्ड ही सबमरीन है जिसको अब एयर इंडिपेंडेंट बनाने की बात की जा रही है। इसको डिलीवर किया गया था इंडियन नेवी को 2015 में। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड। ठीक है। जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है अब्दुल फताह अल सिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूछा जा सकता है। उन्होंने क्या किया है,
उन्होंने जो उनकी कंट्री इजिप्ट का जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर अवार्ड था, ऑर्डर ऑफ द नाइल, वो हमारे जो पीएम ऑफ इंडिया है उनको अवार्ड किया है। ठीक है, ये ये जो अवार्ड है, ठीक है, ये प्योर गोल्ड का बना हुआ होता है और ह्यूमैनिटी इन वैल्यूएबल सर्विसेज के लिए इसको दिया जाता है। ठीक, तो ये बहुत बड़ी बात है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड किसको दिया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। नेक्स्ट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो ये बेसिकली नाम से आपको पता चल गया होगा, एक तरह का स्कीम है। और रेमिटेंस का मतलब होता है कि आप अगर अपना कोई भी पैसा विदेश भेजते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। ठीक है, तो ये एक तरह का स्कीम है जो कि लिबरलाइज करता है, इजी कर देता है फॉरेन एक्सचेंज को। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को। तो इसमें क्या है कि इंडियन रेसिडेंट मतलब इंडिया में रहने वाला कोई भी इंसान $250,000 मतलब $2.5 लाख या 2 करोड़ तक जो अमाउंट है वो ओवरसीज भेज सकता है इस स्कीम के तहत, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत। इससे ऊपर अगर आप भेजना चाहें तो फिर आपको परमिशन लेनी होगी आरबीआई से। इसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था February 4, 2004 को में, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इजिली हो सके। ठीक है, कौन भेज सकता है इसको, तो कोई भी अगर इंडिविजुअल है, इंडियन रेसिडेंट है, इंक्लूडिंग अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो भी बाहर पैसा भेज सकता है। बट जो कॉर्पोरेट्स हैं या पार्टनरशिप फर्म्स हैं या जो ट्रस्ट है ये इसमें एक्सक्लूडेड नहीं, मतलब आप बिजनेस पर्पज से ये यूज नहीं कर सकते हैं एलआरएस को। ठीक है, अच्छा, किस तरीके के पैसे बेसिकली भेजे जाते हैं वो भी हम समझेंगे एलआरएस के अंदर। तो मान लीजिए कि आपको किसी अब्रॉड में कोई बैंक खुलवाना है और आपको वहां पे पैसे जमा करने हैं बैंक में, तो उसमें आप फॉरेन एक्सचेंज स्कीम के तहत करा सकते हैं। आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप इंडियन रुपीज को चेंज करा के और फिर वहां पे आप उसको खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी को। बाहर अपने किसी जो एनआरआई है और आपका रिलेटिव है उसको अगर आपको लोन दिलवाना है तो कंपनी एक्ट के तहत वो भी लोन आप इंडिया से दिलवा सकते हैं। ठीक है, मतलब उसी करेंसी में। और अगर आप घूमने जा रहे हैं या कोई आपका रिलेटिव, आपके कोई फैमिली मेंबर बाहर रह रहे हैं तो पैसे भेज सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या स्टडीज अब्रॉड के लिए आप पैसे भेज सकते हैं इस एलआरएस स्कीम के थ्रू, मनी एक्सचेंज करा के। ठीक है, अच्छा, अभी क्या हुआ, रिसेंटली एक डाटा सामने आया कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो देखा गया कि $30 बिलियन, मतलब इंडिया के जो इंडिविजुअल्स हैं, कोई कंपनी नहीं, 13 बिलियन पैसा जो है वो इंडिया से बाहर गया। फिर अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो टोटल $20 बिलियन पैसा इंडिया से बाहर अब्रॉड चला गया। और सिर्फ अक्टूबर और दिसंबर ये 2 महीने का डाटा है कि $6 बिलियन जो है वो इंडिया से बाहर गया है इसी एलआरएस स्कीम के तहत। ठीक है, मोरओवर कुछ टाइम से ये भी न्यूज में आ रहा है कि कोई जो हाई वर्थ जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो बहुत सारा पैसा एक्यूमुलेट कर रहे हैं बाहर, मतलब वो किसी काम से नहीं भेज रहे, वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं इस मनी को ओवरसीज। और कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल हैं जो इंडिया का पैसा लेके भाग चुके हैं बाहर इसी स्कीम के तहत। ठीक है, जो कि एलआरएस स्कीम है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। ठीक है, तो इसको लेके अभी क्या है कि जो हमारा यूनियन बजट आया था 2023 यूनियन बजट, तो इसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक 20% जो है ये ओवरऑल जो इंटायर वैल्यू है उस पे उन्होंने टैक्स लगा दिया है इसके ऊपर। किस पे, जो सोर्स पे ही ये टैक्स लग जाएगा, मतलब जैसे ही पैसा वहां भेजा गया वैसे ही 20% टैक्स जो है ये कट जाएगा एलआरएस स्कीम से, जो भी पैसा भेजा जा रहा है उसमें। और इसमें एक्सक्लूडेड, मतलब अगर आप एजुकेशन और मेडिकल पर्पज के लिए भेज रहे हैं तो 20% टैक्स नहीं कटेगा, लेकिन इसको छोड़ के अगर आप किसी भी अदर चीजों के लिए भेज रहे हैं तो 20% टैक्स कटेगी। ठीक है, ये न्यूज में क्यों रहा, न्यूज में रहने का इसका रीजन ये है कि अभी मतलब जो ये यूनियन बिल जो हम लोगों का आया था, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या है कि अभी आरबीआई ने ये बोला है कि बहुत ही जल्दी ये जो 20% है एलआरएस पे जो लगने वाला है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपने टॉपिक को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चिराल बोस लिक्विड स्टेट। ठीक है,
तो मैटर जो होता है उसके कितने स्टेट होते हैं? तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो 3 स्टेट हो जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब अगर आप सॉलिड को हीट देते हैं, ठीक है, अगर आप इसको गर्म करते हैं तो वो गैस की तरफ बढ़ेगा, और अगर आप गैस को कूल करते हैं तो वो सॉलिड की तरफ बढ़ेगा। लेकिन क्या हो कि हम किसी भी स्टेट को इतना ज्यादा ठंडा कर दें कि वो सॉलिड के स्टेज को भी पार कर जाए, ठीक है। तो यही हुआ है। तो अभी साइंटिस्ट ने रिसेंटली क्या किया है, रिसर्च किया है जिसमें वो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर तक गए हैं, ठीक है। और उसमें उन्होंने पाया है कि मैटर जो है वो डिफरेंटली ही बिहेव कर रहा है। मतलब वो चाहे तो हवा में उठ जा रहा है, या कुछ अनडिफाइंड ट्रेडिशनल एंगल्स, मतलब जो एंगल्स होते हैं सर्कल ये सब, तो उसको छोड़ के कुछ और ही एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसको अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको नया जो नाम दिया जाएगा वो है चिराल बोस लिक्विड स्टेट, ठीक है। ये इंटायरली न्यू स्टेट ऑफ मैटर होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो न्यूज में आएगा तो पता चल जाएगा। तो ये था आज का हमारा सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर का। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।